डिस्कस कर रहे हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये एक ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी है जहाँ कंपनीज जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को और सप्लाई चेन को। चाइना से दूर जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो सोल डिपेंडेंस है चाइना में उसको कम करना चाहते हैं, जिससे उनका रिस्क जो है कम हो सके और रिलायंस जो है एक किसी एक कंट्री पे कम हो सके। ये ट्रेंड जो है एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट हुआ है जब से यूएस चाइना की जो ट्रेड टेंशन है बढ़ी है और सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है कोविड के कारण। और चाइना जो है वेपनाइज कर रहा है अपनी सप्लाई चेन को, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो इन सब के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको देखकर कंट्री जो है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को अपना रही है, चाहे सप्लाई चेन डिसरप्शन जो हो रहा है जो विटनेस कर रहे हैं उसको हम मिटिगेट कर सके, उससे जो रिस्क आ रहा है उसको मिटिगेट कर सके और अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें सस्टेनेबिलिटी ला सके और रेजिलियंस ला सके। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडिया के पास एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है। इंडिया का एवरेज मैन्युफैक्चरिंग वेट जो है 47% लोअर है चाइना से। लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया के पास, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। उसके अलावा पॉलिसी पुश है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसी पुश दे रही है, जैसे कि मेक इन इंडिया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। सेक्टर टू बेनिफिट कौन कौन से सेक्टर बेनिफिट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा, फार्मास्यूटिकल करेगा, टेक्सटाइल करेगा, ऑटोमोटिव कंपोनेंट करेगा। 28 ग्लोबल कंपनीज जो है रिलोकेट करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, विद 8 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। ये हाईलाइट करती है पोटेंशियल चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का। चैलेंजेस क्या है? स्टिफ कंपटीशन है हमारे साथ, आसियान कंट्रीज के साथ हमारा कंपटीशन है, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर हर्डर्स है, हमारे यहाँ टैरिफ का इशूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, लेबर पॉलिसी, लेबर लॉस। ठीक है, ये डिटरेंट है, डिटरेंट की तरह वर्क करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर मैन्युफैक्चरिंग में वियतनाम अट्रैक्ट कर रहा है, थाईलैंड अट्रैक्ट कर रहा है, मैक्सिको अट्रैक्ट कर रहा है, इंडोनेशिया अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद इंडिया कर रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी प्रेजेंस करती है हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए। हमें कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, कंसर्टेड एफर्ट लेनी चाहिए एड्रेस करने के लिए स्ट्रक्चर बॉटलनेक को इंप्रूव करना चाहिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और एनहांस करना चाहिए हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए पॉलिसीज इंटरवेंशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट कर रही है। उसके अलावा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए। इम्पैक्ट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्रीज पर, एम्प्लॉयमेंट पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवोल्यूशनाइज कर रही है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को ऑटोमेशन के थ्रू, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, और इंप्रूव कर रही है एफिशिएंसी को। चैलेंजेस क्या है? पहला तो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अफेक्ट करेगा 300 मिलियन पॉपुलेशन जो जॉब में एंगेज है। उसके अलावा डिजिटल डिवाइड का इशू है और डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। हाई क्वालिटी डेटा रिक्वायर करती है एआई। ठीक है, और सीमलेस डेटा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड डेटा कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई होना चाहिए, पर ये इशू है। उसके अलावा एथिकल इशूज़ है, अल्गोरिथम बायस है, प्राइवेसी का इशू है, जेंडर बायस है। उसके अलावा रेगुलेटरी और मार्केट कंट्रोल है, मतलब ये इसमें क्या होता है, मोनोपोलाइजेशन हो सकता है और ओलिगोपोलिस आ सकती है एआई मार्केट में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो डोमिनेट करती है इसे, और इससे क्या होगा, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस आती है। उसके अलावा एंजल पॉज है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 वार्न करता है पोटेंशियल एंजल पॉज। ये पीरियड है जहाँ प्रोडक्टिविटी जो है गेन करेगी फ्रॉम टेक्नोलॉजी, ये इमीडिएटली ट्रांसलेट नहीं करेगा हायर वेजेस, और लेबर के लिए हाई वेजेस नहीं बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो लेबर की वेज बढ़ने में ट्रांसलेट नहीं होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ये प्रमोट करेगा। इम्पैक्ट क्या होगा? पहले तो हमने बात की, ये इंप्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट और स्किल, ये ट्रांसफॉर्म करेगा ऑटोमेशन को और शिफ्ट करेगा स्किल में, ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट होगा, स्किल में शिफ्ट होगा, मतलब जो अभी जिस स्किल की नीड है वो स्किल नहीं जरूरत होगी, शिफ्ट होगा स्किल की नीड में। पर्सनलाइज और हाई क्वालिटी सर्विस और प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कर सकता है। न्यू बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करेगा, ये इंप्रूव करेगा रिस्क मैनेजमेंट को और सिक्योरिटी अगेंस्ट द फाइनेंशियल और साइबर फ्रॉड। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन और इनोवेशन है, ये ट्रांसफॉर्म करेगा इंडस्ट्रीज को, रीशेप करेगा डेली लाइफ को, ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम रिसोर्स को, मैनेज कर सकते हैं एनर्जी कंजप्शन को, फैसिलिटेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, फैसिलिटेट करेगा ये इंटीग्रेशन रिन्यूएबल एनर्जी का। की है मैनेज करने की, की सबसे जरूरी है मैनेज करना है अगर, तो हमें ट्रांजिशन करना चाहिए, मैसिव इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में मैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वर्कफोर्स की प्रिपेयर करना चाहिए उनको, फ्यूचर में जो जॉब क्रिएट होने वाली है उसके लिए अभी से हम उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, स्किलिंग और अपस्किलिंग देनी चाहिए। इसके बाद इंडस्ट्री 4.0 और इंडिया की प्रिपेयरनेस की बात करेंगे तो इंडस्ट्री 4.0 जो है ये क्रिएशन है स्मार्ट फैक्ट्रीज का। यहाँ इंटीग्रेट करते हैं हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ये कनेक्ट करता है फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को, एक फिजिकल वर्ल्ड एक डिजिटल वर्ल्ड दोनों को इंटीग्रेट करता है, जहाँ इंटीग्रेशन और इंटरसेक्शन होता है वो इंडस्ट्री 4.0 है। ये कनेक्ट करता है फिजिकल डिजिटल वर्ल्ड को थ्रू साइबर स्पेस, साइबर फिजिकल सिस्टम। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इनेबल करती है कस्टमाइज और फ्लेक्सिबल मास प्रोडक्शन। इंडिया के अडॉप्शन की बात करेंगे तो इंडिया गेन कर रहा है मोमेंटम, फोर इंडस्ट्री 4.0 में, इंडस्ट्री 4.0 गेन कर रहा है मोमेंटम।
नेस्कॉम की रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है कि 40% जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर हुआ है 2025 तक, 40% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर हुआ है वो डिजिटाइजेशन में हुआ है। ठीक है, डिजिटाइजेशन में हुआ है, जो 2021 में 20% था, मतलब इंक्रीज हुआ है। प्रोजेक्ट जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अकाउंट करते हैं, मतलब जहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो डोमिनेट कर रही है, वो 40% तक है। टोटल जो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुए उसमें से इंडिया का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मार्केट जो है प्रोजेक्टेड है तो ग्रो करेगा। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 14.26% है, मतलब एनुअल 15% से ग्रो कर रहा है। सेक्टोरल इम्पैक्ट की बात करेंगे, ऑटोमोटिव सेक्टर, एआई पावर्ड रोबोटिक्स और ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जो है वो प्रमोट कर रही है, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, इससे ट्रेनिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बात करेंगे तो एआई ड्रिवन मशीन विजन ये एनहांस कर रही है, क्वालिटी कंट्रोल। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम ड्रग की डिस्कवरी के लिए, मॉनिटर करने के लिए प्रोसेस को, ड्रग की क्वालिटी को चेक करने के लिए इसका यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, नेशनल प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसके अलावा नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है, उसके अलावा समर्थ उद्योग सेंटर है। चैलेंज क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, साइबर सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का रिस्क है, स्किल गैप है और स्टैंडर्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है। डिफरेंट जो एआई सेटअप है उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है। ऑलिगार्की कई चैलेंजेस है कि कई सारी कंपनीज जो है, कई सारी ऐसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो डोमिनेंट है इस स्ट्रीम में, वो है ना जो स्मॉल कंपनीज है उनको है ना गॉबल अप कर लेगी, खा लेगी पूरी तरीके से, और डोमिनेंट कुछ बड़ी कंपनी है वो मार्केट में डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा और एंजल स्पॉट्स का भी इशू है। इन कंक्लूजन हम बात करेंगे तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है स्टैंड करता है एट द थ्रेशोल्ड। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी हम देख रहे हैं विद इंडस्ट्री 4.0। ये एड्रेस करने की जरूरत है हमें, जो कॉस्ट का इशू है, स्किल गैप का इशू है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, फोकस करने की जरूरत है हमें, कोलेबोरेशन पे स्किल करना है, वर्कफोर्स को सपोर्ट करना है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को। इंडिया जो है लेवरेज कर सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये एफर्ट जो है वो सॉलिडिफाई करेगा इंडिया की पोजीशन एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर। अब इंडस्ट्री स्टेज की बात करेंगे, कैसे एवोल्यूशन हुआ इंडस्ट्री 1.0। ये जो है यहाँ मैकेनाइजेशन हुआ, स्टीम इंजन आया, कोल का एक्सट्रैक्शन हुआ, टेक्सटाइल। इस इंडस्ट्री 2.0 1870 में आया, 100 साल बाद अप्रोक्सली 1760 से 1870, 90 ईयर बाद यहाँ जो है मास प्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आई, ऑटोमोबाइल आया, कंबशन इंजन आया। फिर 1969-70 में यहाँ पार्शियल ऑटोमेशन हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, रोबोटिक्स आया, और ये इंडस्ट्री 4.0 अब वॉग में है, पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ये यहाँ फुल ऑटोमेशन होता है, साइबर फिजिकल सिस्टम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट। इसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रेंड की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर जो है वो ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.2% से। ये ड्रिवन है इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। इसके अलावा स्लो डाउन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में, जो ग्लोबल इकोनॉमिकल चैलेंज है उससे हुआ था। मानसून जो है इम्पेक्ट करता है, फेस्टिव टाइमिंग जो है वो वेरिएशन लाती है हमारी जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है। ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की है इस पे के सेल जो है उसने अचीव किया है, 12.5% डोमेस्टिक सेल का ग्रोथ हुआ है। टेक्सटाइल की बात करेंगे तो 11% मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में कंट्रीब्यूट करती है। फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे तो हम थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की बात करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में ये 0.7% है हमारी जीडीपी का। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो नियरली 70% जो है, नियरली इंडिया में जो है 75% जो है गवर्नमेंट करती है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में देखिए तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है 10 to 20% ही होता है, रिमेनिंग जो 80% होता है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट में। पेटेंट फाइलिंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। ठीक है, उसके अलावा पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट में पेटेंट अमेंडमेंट रूल लाए गए हैं, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई है, आईपी सारथी चैटबॉट लाया गया है स्ट्रीमलाइन करने के लिए है आईपी प्रोसेस को। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म लाया गया है, यहाँ इसने फॉर्मलाइज किया है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट गारंटी दी जा रही है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ट्रेड्स पोर्टल आया है जहाँ है ना उन्हें टाइमली पेमेंट का इंश्योर किया जा सकता है। और स्टेट लेवल इंटरवेंशन की बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये अकाउंट करते हैं 43% जो इंडस्ट्रियल जीवीएसवी है। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि रीजनल डिस्पैरिटी देखी जाती है। तो एक हम बात करते हैं जेंडर डिस्पैरिटी होती है, रीजनल डिस्पैरिटी होती है, डेमोग्राफिक डिस्पैरिटी होती है, डेमोग्राफिक और जनरेशनल डिस्पैरिटी, जेंडर जनरेशनल जेंडर 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 डिस्पैरिटी,
जनरेशनल डिस्पैरिटी, इंटर जनरेशनल डिस्पैरिटी मतलब कि दो जनरेशन के लोग हैं उनके बीच में डिस्पैरिटी होती है, जेंडर के बीच में मेल फीमेल और थर्ड पर्सन जो है थर्ड पर्सन जो है उसके बीच में डिस्पैरिटी होती है। ठीक है, रीजन के बीच पे डिस्पैरिटी होती है, इंटर रीजन मतलब दो रीजन के बीच में डिस्पैरिटी होती है, इंट्रा रीजन मतलब रीजन के अंदर विद इन द रीजन एक रीजन होता है जो हाईली डेवलप होता है, यहाँ इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, अदर रीजन जो होता है वो लॉपसाइडेड वहाँ डेवलपमेंट होता है, डिस्पैरिटी होती है, सोशल डिसहार्मनी होती है, गवर्नेंस गवर्नेंस का इशू रहता है जिससे पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो लूज होता है। तो इससे क्या होता है फिर आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो है वो बढ़ लेता है और सोशल डिसहार्मनी प्रमोट होती है। तमिलनाडु जो है लीड कर रहा है फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री में, कंट्रीब्यूट करता है 38% इंडिया के आउटपुट में और 47% लेदर एक्सपोर्ट में। ये ड्रिवन है फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट जो पॉलिसी जो है 2022 की और गाइडेंस एजेंसी जो है। उसके अलावा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ये 2020 में ये शो करता है पॉजिटिव कोरिलेशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। ये एम्फेसाइज करता है कि हमें डी रेगुलेशन करने की जरूरत है, जितना डी रेगुलेटेड और फ्री इन्वायरमेंट होगा उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट का और फास्ट ट्रैक डिलीवरी होगी जस्टिस की तो इससे क्या होता है लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर। तो जो इकोनॉमी में जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में ट्रस्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो बूम करेगा। इंडिया जो है इंडिया के पार्ट टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हाउस, इंडिया उस बात पे है कि मैन्युफैक्चरिंग हाउस बन सके। ये रिक्वायर करता है सिंक्रोनाइज एफर्ट्स होना चाहिए गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया एंड फाइनेंशियल स्टेक होल्डर, फोकस होना चाहिए इनोवेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे। उसके बाद बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स की। तो इंड्योरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म, मैन का रिलेशन लैंड के साथ, मैन जो रिलेशन जो है वो लैंड के साथ वो डीपली इंपॉर्टेंट है। ये शेप किया जाता है कई सारे फैक्टर्स के द्वारा जैसे कि क्लाइमेट हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। फार्मिंग कम्युनिटी जो ओन करते हैं लैंड और जिनके पास एक्सेस है लैंड का वो क्रिटिकल है, वो अफेक्ट करता है मिलियन ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में। लैंड ओनरशिप जो है ऑफन डिटरमाइन करती है सोशल स्ट्रक्चर को। जो कंट्रोल करते हैं लैंड होल्डिंग को वो कंसिडर किया जाता है कि मोर पावरफुल है। लैंड जो होती है लिंक होती है सर्वाइवल से। ये प्रोवाइड पर स्पेशली जहाँ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ लैंड जो होती है एक मेन सोर्स होती है सर्वाइवल का। ये रिलेशनशिप जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस होता है मल्टीपल फैक्टर से, जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल आइडिया हो गई। जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है और लैंड जो है वो फिक्स्ड है, ओल्ड सिस्टम जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो वर्क नहीं कर रहा है, जिससे है ना लैंड रिफॉर्म की जरूरत पड़ी है। लैंड रिफॉर्म जो होती है ये डेलिबरेट इंटरवेंशन होता है, प्रिविलेज पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप जो है और कंट्रोल यूसेज में इससे डेलिबरेट इंटरवेंशन होता है। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक रहता है, जहाँ हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। सोशल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। लैंड जो है सोर्स है पॉलिटिकल पावर का। लैंड रिफॉर्म जो है इनहेरेंटली पॉलिटिकल प्रोसेस है। मीनिंगफुल रिफॉर्म जो है वो चैलेंज करते हैं जो पावर बेस है, एलिट के पास जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है उसको चैलेंज करते हैं, और इसके लिए जो है स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की जरूरत है और शिफ्ट होने की जरूरत है पावर की, और इसके शिफ्ट होने की जरूरत है पावर की ताकि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो सके। ये डिफर करता है, ये डिफर फ्रॉम अदर रिफॉर्म से ये डिफर करता है कि क्योंकि ये टारगेट करता है सिंगल सेक्टर को, इन्वॉल्व करता है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स जो क्रुशियल है लाइवलीहुड के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सेक्टर से डील करता है और ये है डायरेक्ट टारगेट करता है एक स्पेसिफिक सेक्टर को। ठीक है, और यहाँ जो है जिनको हम टारगेट किया जाता है उनके पास है ना पॉलिटिकल पावर होती है। ठीक है, उनके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है, तो वो इजीली उसे इम्प्लीमेंटेशन में इशू जाते हैं, इजी इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाता है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है एट टाइम्स। अब 4 डायमेंशन है लैंड रिफॉर्म के। एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूट करे, कंडीशन टेन्योर को जो है ऑनरशिप चेंज किए बिना टेन्योर की सिक्योरिटी दे। उसके अलावा ऑनरशिप एंड राइट, लीगल राइट ऑल्टर किए बिना टेनेंट्स को है ना उनको कंट्रोल दे। उसके अलावा लैंड सीलिंग और कंसोलिडेशन करे, लैंड सीलिंग एंड कंसोलिडेशन करे। ये डायमेंशन जो है ब्रॉडर एग्रेरियन रिफॉर्म को प्रमोट करते हैं और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए असिस्ट करते हैं। ये नेसेसरी प्री कंडीशन है, अनलॉक करना है अगर हमें एग्रीकल्चर का पोटेंशियल और हमें एक डेवलप करनी है जस्ट सोसाइटी, तो ये प्री कंडीशन है। कंटेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे लैंड रिफॉर्म, तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था लैंड टेन्योर पॉलिसी सिस्टम, जैसे कि परमानेंट सिस्टम, रैयतवारी और महलवारी। ये डिज़ाइन किए गए थे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये क्रिएट किया गया था, ये हाईली एक्सप्लोरेटिव एग्रीरियन स्ट्रक्चर था जहाँ क्लास ऑफ इंटरमीडिएट्स आए थे। इसने इनसिक्योरिटी डेवलप की थी टेनेंट्स के लिए और ये वाइड स्प्रेड लैंडलेसनेस आई थी, जिससे स्टैग्नेशन हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली स्टैग्नेट हुई थी। इसने हिस्टोरिक इंजस्टिस को प्रमोट किया था। ठीक है, ये प्राइमरी गोल पोस्ट था 1947 तक का, और 1947 के बाद गवर्नमेंट का जो मेन अल्टीमेट एम था कि हिस्टोरिक इंजस्टिस जो हुई है उसे हम करेक्ट करें। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है लैंड रिफॉर्म का? पहला तो अबॉलिश करना इंटरमीडिएट्स को,
टेनेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, इक्विटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है, इनहांस करना है प्रोडक्टिविटी को। लैंड रिफॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस ये इवॉल्व हुए टू डिस्टिंक्ट फेजेस में। फर्स्ट फेज जो था 1950 से 1970 के बीच में, ये फोकस करता है रेडिकल इंस्टीट्यूशनल चेंज के बारे में फोकस किया। सेकंड फेज जो था वो शिफ्ट किया है मॉडर्नाइजेशन और कंसोलिडेशन के बारे में। लैंड रिफॉर्म जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट फेज जो था वो रेडिकल चेंजेस थे। इसका एम था कि एड्रेस करना है जो लैंड का कंसंट्रेशन है उसे, और फ्यूडलिज्म जो है उसे एलिमिनेट करना है, फ्यूडल प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना है। इसमें क्या क्या हुआ, जमींदारी को अबॉलिश किया गया, लैंड सीलिंग एक्ट आया, उसके अलावा टेनेंसी रिफॉर्म आया। सेकंड फेज तो यहाँ मॉडर्नाइजेशन और कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन की बात की गई, यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, लैंड सीलिंग और लैंड कंसोलिडेशन की बात की गई, लैंड कंसोलिडेशन की बात की गई, लैंड ओनर की कंसोलिडेशन की बात की गई, उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट में फोकस किया गया। की स्टेप क्या किए लिए, एक तो लैंड सीलिंग एक्ट आया, कंसोलिडेशन के लिए आया, अबॉलिशन हुआ जमींदारी का, टेनेंसी रिफॉर्म आया, उसके अलावा लीजिंग के लिए एक्ट आया, लैंड लीजिंग एक्ट आया, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल लैंड का डिजिटल ऑनरशिप का रिकॉर्ड आया, उसके अलावा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आया, और भू आधार आया। भू आधार आया। तो जमींदारी अबॉलिशन क्या हुआ, यहाँ यूपी में जमींदारी का अबॉलिशन हुआ, लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। ये फर्स्ट और मोस्ट सक्सेसफुल कंपोनेंट था लैंड रिफॉर्म का, ये स्टार्ट हुआ था यूपी में। मोस्ट स्टेट ने पास किया रजिस्ट्रेशन अबॉलिश करने के लिए इंटरमीडिएट्स को, जैसे जमींदारी और जागीरदारी। इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, इसने 20 मिलियन कल्टीवेटर को जो डायरेक्ट रिलेशन इन इंटू इसने लाया, डायरेक्ट रिलेशन में, स्टेट के डायरेक्ट रिलेशन में लाया 20 मिलियन कल्टीवेटर्स को, ठीक है। उसने फ्री किया उनको जो एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे, इंटरमीडिएट जो एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे उससे 20 मिलियंस जो कल्टीवेटर थे उन्हें प्रोटेक्ट किया, उन्हें स्टेट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाया, और उसने लार्ज एरिया ऑफ प्राइवेट फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड इन द स्टेट, इट ऑल्सो वेस्टेड लार्ज एरिया। लिमिटेशन की बात करेंगे तो लैंड ओनर जो है वो रिटेन करते थे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड अंडर द गाइस ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन, जिसे खुदकस्त बोलते हैं, जिसे एविक्शन जो है कई सारे टेनेंट का एविक्शन हुआ। कंपनसेशन जो है जो पेड किए गए थे अशफल इंटरमीडिएट प्लेस्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट। कई सारे इंटरमीडिएट जो थे उन्हें ना कंपनसेशन दिया गया था, फाइनेंशियल कंपनसेशन जो दिया गया था उसने है ना बहुत सारा वो रखा स्टेट के ऊपर, जो है एक्सचेकर के ऊपर बर्डन, स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बहुत बर्डन आ गया उससे। टेनेंसी रिफॉर्म आया, इसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की टेनेंट को। रेगुलेशन हुआ रेंट का, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आया, ठीक है। वो हाउएवर इसमें लूपहोल ये था कि वो वॉलंटरी जो है टेनेंट है ना सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल कल्टीवेशन के लिए है ना लैंड ओनर जो है पर्सनल कल्टीवेशन के लिए अगर चाहे तो वो ना एविक्ट कर सकते हैं टेनेंट को, तो ये लूपहोल से, ठीक है। और यहाँ रिकमेंड ये थी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में रिकमेंड किया गया था कि रेंट जो है वो 1/4 से 1/5 से 1/4 या 1/5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रॉस प्रोड्यूस के, ठीक है। और मोस्ट स्टेट ने इन्हें किया लॉ को, पर इन्फोर्समेंट जो है वो वीक था, क्योंकि टीनिंग के पास बार्गेनिंग पावर जो है वो पुअर थी। उसके अलावा कन्फर्मेंट जो ऑनरशिप राइट का उसकी बात करेंगे, तो अल्टीमेट गोल तो ये था कि टिलर जो है उन्हें ऑनरशिप का राइट दिया जाए लैंड के ऊपर। बाय द एंड ऑफ थर्ड प्लान ये एस्टिमेट किया गया कि 11 मिलियन टेनेंट जो है उन्होंने एक्वायर किया ऑनरशिप राइट ओवर 50 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड। हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ इनफॉर्मल और ओरल टेनेंट जो थे वो लेफ्ट आउट हुए। जो इनफॉर्मल जो टेनेंट्स है उनको कुछ नहीं मिला, जो फॉर्मल जिनके साथ एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उन्हें है ना अपने यहाँ अपनी ज़मीन के ऊपर थर्ड 5 ईयर प्लान तक राइट मिल गए। लैंड सीलिंग एक्ट ये रिड्यूस करता है कंसंट्रेशन लैंड ओनरशिप का, रिडिस्ट्रीब्यूट करता है सरप्लस लैंड को लैंडलेस फार्मर को, मार्जिनल फार्मर को। फेज़ 1 जो था 1972 के पहले था, यहाँ सीलिंग फिक्स थी इंडिविजुअल होल्डर के लिए, जो अलाउ करता था लैंड होल्डर को, विच अलाउड लैंड ओनर टू सर्कमवेंट लॉ बाय ट्रांसफरिंग द लैंड टू रिलेटिव्स। यहाँ क्या हो रहा था 1972 के पहले एक पर्सन की लैंड फिक्स थी कि एक पर्सन के अंदर, मान लो फॉर एग्जांपल 10 एकड़ हो सकती है, उसके पास अगर 40 एकड़ है तो 30 एकड़ में से 10 अपने 3 रिलेटिव के नाम पे कर देगा, तो यहाँ जो है सर्कमवेंट करेगा, इवेट करेगा वो। उसके बाद पोस्ट 1972 में नेशनल गाइडलाइन आई, सीलिंग जो है लोअर की गई और यूनिट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो शिफ्ट किए गए इंडिविजुअल से फैमिली के ऊपर। मतलब इंडिविजुअल ओन करता है उसका नहीं देखा जाएगा, एक फैमिली के पास लिमिट बता दी गई कि एक फैमिली की इतनी हो सकती है। सीलिंग लिमिट जो है वो 10 से 18 एकड़ से सेट की गई फॉर हाई क्वालिटी इरीगेटेड लैंड, और 54 एकड़ की गई ड्राई लैंड। लिमिटेड सक्सेस हुई इसकी, ये लार्जली इनफेक्टिव था 8 ईयर प्लान तक। ओनली 2.3 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया डिक्लेयर किए गए सरप्लस, ठीक है, वो रिडिस्ट्रीब्यूट किए गए उनका। और रीजन ऑफ फेलियर ये था कि लीगल लूपहोल्स था, एग्जाम्पशन था, कई सारे एग्जाम्पशन थे, जैसे कि प्लांटेशन के लिए एग्जाम्पशन था, रिलीजियस ट्रस्ट के लिए, अदर कैटेगरी ऑफ लैंड जो है वो उसने डायरेक्ट किया लॉ को। उसके अलावा बेनामी ट्रांसफर हो रहा था जमीन का, उसके अलावा पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं थी। फेज 2 की बात करेंगे तो यहाँ लैंड कंसोलिडेशन हुआ।
लैंड कंसोलिडेशन, यहाँ कंसोलिडेशन मॉडर्नाइजेशन हुआ, लैंड फ्रेगमेंट इसका ऑब्जेक्टिव था, तो लैंड फ्रेगमेंटेशन का जो चैलेंज था उसे सॉल्व करना था। लैंड जो थी फार्मर की स्कैटर्ड थी और स्मॉल थी, नॉन कंटिग्यूअस प्लॉट थे। मतलब एक मान लो ये पूरा गांव है, एक फार्मर की जमीन यहाँ है और उसी फार्मर की सेम जमीन यहाँ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों जमीन अलग अलग एरिया पे है, तो ये दोनों अगर एक साथ होती तो यहाँ दोनों दोनों अगर ये जमीन जुड़ी हुई होती तो यहाँ तो पूरा एक मैकेनाइजेशन के थ्रू ये इसमें यहाँ वर्क कर सकता था, प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकता था, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता था। पर ये दोनों जगह अलग अलग जाके काम नहीं कर सकता है, जिससे क्या होगा, इसको इसको रिसोर्स भी ज़्यादा लगेंगे, इसका एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करते थे कि एक पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट जब ज़मीन है, तो उसकी वहाँ से ज़मीन लेकर, ये यहाँ से इसकी ज़मीन लेकर इसको यहाँ अलॉट कर देते, तो ये पूरा एक पैच इसको मिल जाता। ठीक है, तो ये होगा लैंड कंसोलिडेशन, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। ये प्रोग्राम जो है इसने देखा कंसिडरेबल सक्सेस पंजाब, हरियाणा और यूपी में। चैलेंज थे कि ये स्लो, कई सारे स्टेट में स्लो था, कई सारे टेंडर जो है फेयर कर रहे थे और शेयर क्रॉपर जो है फेयर कर रहे थे कि उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। और अप्रीहेंशन था स्मॉल फार्मर किया कि वो रिसीव करेंगे पोर क्वालिटी ऑफ लैंड। अब मान लो कि ये फार्मर है, इसकी यहाँ एक ज़मीन है, यहाँ एक ज़मीन है, ये ज़मीन इसकी लेकर यहाँ इसको एक ज़मीन दे देंगे, दोनों अटैच हो जाएंगी। पर उसको ये डर था कि ये ज़मीन लेके जो ये दूसरी ज़मीन दे रहे हैं वो कहीं उसकी क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हुई तो यहाँ मेरे प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, तो ये चले वो था, फियर था, अप्रीहेंशन था। अब बात करेंगे ग्लोबल स्नैपशॉट और लैंड रिफॉर्म। ताइवान में इक्विटी मॉडल था। ये क्या था, इसका ये था कि लैंड टू द टिलर प्रोग्राम ये यूज़ करता है। इसका मेन एम था कि रेंट को रिड्यूस करना है और लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। इसने स्लैश किया टेनेंसी को, टेनेंसी जो है कम हो गई 41% से 16% हो गई। इसने बूस्ट किया प्रोडक्टिविटी को, क्रिएट किया इवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। साउथ कोरिया में स्टेबिलिटी मॉडल था। ये इम्पोज किया करता है, स्ट्रिक्ट 3 हेक्टर की सीलिंग थी और रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, कन्फिस्केटेड लैंड जो थी उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसने अचीव किया स्टेबिलिटी पर, क्रिएट किया बहुत स्मॉल फार्म्स को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया, सबके पास छोटी छोटी लैंड हो गई, तो प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं हो सका। मैक्सिको की बात करेंगे तो कम्युनल मॉडल है। ये क्रिएट किया इसने, विलेज ग्रुप क्रिएट किया जहाँ कम्युनल अनस असर्फ्ड कम्युनिटी के पास राइट आ गए, किसी एक पर्सन के पास राइट नहीं थे। इसने ब्रेक किया सेमी फीडल जो सिस्टम था और इसने इंक्रीज किया सोशल मोबिलिटी को। बट स्क्यूड इनकम रिमेन द चैलेंज, पर इनकम जो है वो स्क्यूड थी फिर भी। उसका जापान का रिस्ट्रक्चरिंग मॉडल था। ये इन्फोर्स किया इसने, 1 हेक्टर की सीलिंग को इन्फोर्स किया। इसने फोर्स किया कि लैंड सेल हो एट द कन्फिस्केटरी प्राइस। अचीव किया इसने सोशल इक्विटी को, पर इसने वर्सन किया, लैंड फ्रेगमेंटेशन हुई और क्रिएट किया इसने अंडर साइज फार्म्स। मतलब क्या हुआ, जिसके पास बड़ी ज़मीन थी उसमें से इसको, बड़ी ज़मीन में से इसके पास बड़ी ज़मीन है, लिमिट रखने की इतनी है, तो एक्स्ट्रा जो लैंड थी उसे गवर्नमेंट ने ले लिया और उसे सेल कर दिया, उसे गरीब लोगों को दे दिया, तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पर जो है लैंड जो है उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, स्मॉल पैचेस में बढ़ गई। तो स्मॉल पैचेस में अगर लैंड है, मान लो एक छोटी लैंड है एक बड़ी लैंड है, जिसके पास बड़ी लैंड है वो है ना बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है, ट्रक को और अदर जो थ्रेशिंग मशीन है उसको यूज़ कर सकता है लैंड में। और उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसका जो टाइम हो वो बचेगा। पर यहाँ जो पर्सन है इसके पास लैंड छोटी है, तो वो है ना बड़ी हाई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये इशू आए। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन से ये इशू होता है। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्रिटिकल असेसमेंट की बात करेंगे तो लेगेसी जो है लैंड रिफॉर्म का इंडिया में कॉम्प्लेक्स है और मार्क करता है सिग्निफिकेंट गैप है इंटेंट के बीच में और ग्राउंड रियलिटीज़ के बीच में। सब मेजर जो है उन्होंने अचीव किया नोटेबल सक्सेस, पर लार्जली इनफेक्टिव रहे कई सारे मेजर्स। ये अनइवन इम्पैक्ट रहा इनका अक्रॉस द कंट्री। और की बात करेंगे तो क्लियर सक्सेस, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी के अबॉलिशन का क्लियर सक्सेस देखा गया, पार्शियल सक्सेस देखा गया और जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड सक्सेस था टेनेंसी रिफॉर्म का। टेनेंसी एक जो था ये स्टेट जैसे कि कई स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, इन्होंने परस्यू किया, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ यहाँ टेनेंसी रिफॉर्म में। पर कई सारे स्टेट थे वहाँ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और रेंट का रेगुलेशन में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और टेनेंट्स के राइट को साइडलाइन कर दिया गया, या फिर उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो चेंज नहीं हुई। और कई सारे स्टेट जो है लार्जली ये फेलियर, लैंड सेलिंग जो है वो लार्जली फेलियर रह गई, क्योंकि क्या करते थे कि अपने रिलेटिव के नाम पे कर दे रहे थे, बेनामी ट्रांजेक्शन हो रहा था और गवर्नमेंट जो है उसका डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था, तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल पाता था। ठीक है, तो ये इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद बात करेंगे कि फैक्टर क्या है बिहाइंड द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन लैंड रिफॉर्म। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये वेल प्लान ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। ये ड्रिवन था कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर से। वेस्ट बंगाल, केरला और अर्ली गवर्नमेंट जो थी जम्मू कश्मीर में, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया अर्ली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इंप्लीमेंट किया इन्होंने रेडिकल लैंड रिफॉर्म को, मेजर्स को, डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द लैंड एलिट। तो ये सक्सेस हुई, यहाँ पॉलिटिकल विल जो है स्ट्रॉन्ग थी। पीजेंट मोबिलाइजेशन और प्रेशर फ्रॉम बिलो,
ऑपरेशन जैसे कि तेभागा मूवमेंट था बंगाल में, उन्हें क्रिएट किया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट टेंडेंसी रिफॉर्म के लिए, और इससे सक्सेस हुआ ऑपरेशन बरगा वेस्ट बंगाल में। ऑपरेशन बरगा और तेभागा मूवमेंट, सक्सेस ऑफ ऑपरेशन बरगा। ठीक है, केस स्टडी की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बारगा, ये लैंड लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव था जो लॉन्च किया गया था वेस्ट बंगाल में इंडिया में 1978 में। ये प्राइमरी फोकस करता है रिकॉर्ड करना है राइट ऑफ द शेयर कॉपर एंड इंश्योर करना है कि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले। ये सक्सेस ऑफ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के सक्सेस की बात करते हैं तो इसने रिकॉर्ड किया कि 1.4 मिलियन जो शेयर कॉपर है वो हेविली डिपेंडेंट थे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये मूवमेंट जो है सक्सेस हो सका क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग थी, और 1.4 मिलियन शेयर कॉपर का जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ये इसने क्रिएट किया टॉप डाउन लेजिस्लेशन और बॉटम अप मोबिलाइजेशन, क्योंकि इसमें पीपल का सपोर्ट था, लेजिस्लेटिव सपोर्ट था, प्लस लोगों का मास मोबिलाइजेशन हो सका इसमें। इसमें ये था कि टेनेंट्स को राइट्स, टेनेंट्स के जो लैंड के ऊपर राइट्स है उसे इन्फोर्स किया गया, और उन्हें जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया गया, और जो लैंड ओनर थे वो उनसे है ना एक्सेसिव रेंट की जो डिमांड कर रहे थे उसे उनको बचाया गया। इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट अगर मिलता है तो सपोर्ट अगर मिला तो उसकी उसे इम्प्लीमेंटेशन जो है ईजी हो सका। जैसे जम्मू और कश्मीर में अर्ली रिफॉर्म जो हुआ, वहाँ बिग लैंडेड स्टेट का एबोलिशन हुआ 1950 में। ये इंप्लीमेंट किया गया स्विफ्टली और इफेक्टिवली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट था और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट थी। इसने ब्रेक किया पावर जो थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की जो पावर थी उसे ब्रेक किया। उसके अलावा एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड रिलायबल और अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड जो है मेंटेन किए गए, तो उससे है ना एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला और सपोर्ट मिला लैंड रिफॉर्म को इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने के लिए। रीजन क्या है, वाइड स्प्रेड फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल विल लेकर करती थी, और जो पॉलिटिकल विल जिनके पास पॉलिटिक्स पावर थी वही जो है लैंडेड एलिट थे, वही डोमिनेट कर रहे थे। पॉलिटिकल भी पावर भी उनके पास थी और लैंड भी उनके पास थी, वही ऑन कर रहे थे। तो अपने लिए ऐसे लॉ लाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते थे। ठीक है, और लीगल लूपहोल्स है लॉ में, जैसे कि पर्सनल कंट्रीब्यूशन के लिए लैंड जो है वो यूज़ की जा सकती है। ठीक है, कई सारे एग्जिबिशन थे, जैसे प्लांटेशन हो गया, रिलीजियस ट्रस्ट के लिए हो गया, अदर कैटेगरी ऑफ लैंड। उसके अलावा बेनामी ट्रांजेक्शन हो रहा था, बेनामी ट्रांसफर हो रहा था, फिक्टिशियस डाइवोर्स। लोग क्या कर रहे थे कि अपनी एक कपल है तो अपने आपको अपने कपल एक दूसरे को डाइवोर्स देके लैंड को है ना एक दूसरे के बीच बांट रहे थे, जिससे किसी थर्ड पर्सन को लैंड देनी ना पड़े। उसके अलावा एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशन लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जो बेनिफिशियरी थे उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अब इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे ऑन लैंड रिफॉर्म, तो इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी। कौशिक पासु की रिसर्च बताती है कि एफिशिएंसी का आर्गूमेंट की बात करेंगे तो इसने निगेटिवली इम्पैक्ट किया जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, इनवर्स फार्म साइज प्रोडक्टिविटी, तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हुआ जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। दूसरा, इसने इंसेंटिव प्रॉब्लम इन टेनेंसी, दूसरा जो टेनेंट थे उनको इसने एक टेनेंट जिसने हाफ ऑफ देयर आउटपुट टू द लैंडलॉर्ड्स वर्क लेस देन द वर्कर ओनर कल्टिवेटर, कन्वर्टिंग टेनेंट टू द ओनर बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। शेयर क्रॉपिंग रिड्यूस इंसेंटिव फॉर द टेनेंट्स। पहला तो क्या हुआ कि पहले ये इशू ये था कि एक टेनेंट है, एक टेनेंट लैंड ओनर है, उसकी ज़मीन पे एक टेनेंट वर्क कर रहा है। यहाँ जितना ही प्रोड्यूस हुआ उसमें से मेजर जो पार्ट है, पोर्शन है, वो लैंड ओनर को चला जाता था, तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता था। अब क्या हुआ, अब उसके पास एक इंसेंटिव आ गया कि उसे है ना एक मेजर पोर्शन जो है एक टेनेंट को मिलने लगा, और टेनेंट को ओनरशिप राइट धीमे धीमे मिलने लगा। तो इससे टेनेंट के पास एक इंसेंटिव आ गया कि मैं इस पर ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा तो मुझे बेनिफिट ज़्यादा होगा, और कोई मेरा बेनिफिट जो है मेरे से लेके नहीं जाएगा, जो मैंने प्रोड्यूस किया वो मेरे से कोई लेके नहीं जाएगा। पर कई सारी इनएफिशिएंसी जो परसिस्ट कर रही थी। इनएफिशिएंसी ये थी कि शेयर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो फॉर्मल नहीं थे, तो लैंड लॉर्ड जो है वो उसका मिसयूज़ करते थे। टेनेंट को है ना टेनेंट को है ना रिस्क पे रहता था, टेनेंट की ऑनरशिप जो है रिस्क थी, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं था। लैंड रिफॉर्म का प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट क्या हुआ, वेस्ट बंगाल यहाँ टेनेंसी रिफॉर्म जो है जैसे कि ऑपरेशन बरगा, इसने इंप्रूव किया प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसने ना टेनेंट को एक सिक्योरिटी दी और उन्हें फेयर शेयर ऑफ प्रोड्यूस मिला, उन्हें ज़्यादा शेयर ऑफ प्रोड्यूस मिला तो उन्हें और इंसेंटिव मिला कि हम ज़्यादा और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट था, इसका जो इफेक्ट था वो मिक्स्ड था, इसका पुअर इंप्लीमेंटेशन था कई रीजन में। इसने क्रिएट किया अनसर्टेनिटी और इसने डिस्करेज किया लैंड ओनर को कि वो अपनी लैंड को लीज करे,
और इसने रिड्यूस किया प्रोडक्टिविटी। भाई जब लैंड ओनर को पता है कि कई फ्यूचर में ये हो सकता है कि उनकी लैंड जो है टेनेंसी एक्ट के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो उन्होंने क्या किया, किसी टेनेंट को लैंड देने से मना कर दिया। पोवर्टी रिडक्शन हुआ इसका, इससे पोवर्टी रिडक्शन हुआ, इसने सक्सेसफुली पोवर्टी को रिड्यूस किया, इसने प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया, इक्विटी एफिशिएंसी को बैलेंस किया। कंटेम्प्रेरी चैलेंज क्या है? डिस्पाइट डिकेड ऑफ रिफॉर्म्स, इंडिया लैंड मैनेजमेंट जो लैंडस्केप है वो फ्रॉट है, बढ़ा हुआ है डीप सीटेड चैलेंजेस से, जो हिंडर करते हैं हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, फ्यूल करते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, इम्पीड करते हैं सोशल डेवलपमेंट को। पहले तो वाइड स्प्रेड लैंडलेसनेस है। सोशियो इकोनॉमिक कंसेंसस बताता है कि 56% जो रूरल हाउस होल्ड है वो ओन नहीं करते कोई भी एग्रीकल्चर लैंड। कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी देखी जाती है। एससी पॉपुलेशन जो है 16% है, इनके पास लैंड ओनरशिप जो है 8% है। एसटी शेड्यूल ट्राइब, यहाँ इनके पास, इनके लिए जो लॉ बने हुए हैं, इनका लैंड एलिनेशन हो रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उस पर ये इनका लैंड का एलिनेशन होता है, जिससे इनके अंदर डिसअफेक्शन आता है। जेंडर इनिक्विटी की बात करेंगे, जेंडर इनक्वालिटी, वुमेन ऑनरशिप, वुमेन के पास लैंड ऑनरशिप 14% है नियरली, जबकि उनकी पॉपुलेशन जो है नियरली 49 to 50% है। इकोनॉमिक ड्रेड ऑफ लैंड फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक ड्रेड का इसने डिक्लाइन किया, फार्म साइज जो है वो डिक्लाइन हुई। एवरेज जो फार्म साइज है वो 1 हेक्टर 1.08 हेक्टर हो गई, ठीक है। और इससे क्या हुआ, और जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया थे जैसे कि बिहार और केरला, वहाँ एवरेज साइज जो है वो डिक्रीज हो गई, 0.5 हेक्टर हो गई। तो लैंड साइज डिक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जो वो कम होगा। उसके अलावा इम्पैक्ट हुआ, इसने प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट किया, वायबिलिटी पे इम्पैक्ट किया, इससे इनएफिशिएंसी आई, नॉन वायबिलिटी आई, और इससे ज़रूरत पड़ी कि हमें लैंड को रिकंसोलिडेशन की जरूरत पड़ी। अब बात करेंगे क्राइसिस ऑफ आउटडेटेड लैंड रिफॉर्म, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन लाया। पर जो लैंड रिकॉर्ड जो थे वो बेनामी ट्रांजेक्शन जो हो रहे थे, और उसके अलावा फिक्टिशियस लैंड ट्रांसफर थे, फिक्टिशियस डाइवोर्स थे, उससे इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड था। उसके अलावा इसने जो लिटिगेशन है उसको बढ़ा दिया, कोर्ट लिटिगेशन को बढ़ा दिया, कई सारे मैटर जो है कोर्ट में पड़े रहे। इसने 66% जो ऑल सिविल केसेस जो वो लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, 2023 में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। इसके अलावा एक्सक्लूजन हुआ फ्रॉम क्रेडिट एंड वेलफेयर, जो अगर एक पर्सन है उसकी लैंड जो है डिस्प्यूटेड है तो उसके ऊपर जो है उसके क्रेडिट मिलने की इशू हो गया, क्रेडिट मिल रहा था। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम का वो बेनिफिट नहीं ले सकता जिसके पास लैंड नहीं है, जैसे कि पीएम किसान, लैंड की जरूरत थी तो वो बेनिफिट का स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद लैंड एक्विजिशन की बात करेंगे तो डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक रीजन जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, एक पर्सन की वहाँ लैंड है, तो वहाँ अगर कोई ब्रिज बनना है, कोई पुल बनना है या फिर डैम बनना है, तो डैम के लिए उसकी ज़मीन को ले लिया जा रहा था, तो उससे वहाँ का उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। और लेफ्ट विंग अफेक्टेड एक्सट्रीमिस्ट एरिया जो है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया जो है, वहाँ पीपल जो है इस जो मेनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट था उससे हाईली डिससेटिस्फाइड थे, और उनका क्या हो रहा था, जो नक्सलिज्म जो है उसने फिर राइज देखा। वनलेबल ग्रुप जो है वो हाईली इफेक्ट हो रहे थे इससे, और कई सारे हर्डर्स थे। इसकी गवर्नमेंट ने एक्ट लाया कि फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए लैंड एक्विजिशन के बाद। तो ये कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस थी, डिले हो रहा था उनको, जो कंपनसेशन मिलना है उसमें डिले हो रहा था, जिससे लोगों का जो डिसइंटमेंट है और जो एलियनेशन है और डिसअफेक्शन है गवर्नमेंट की ओर वो बढ़ रहा था। मॉडर्न जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए है, पहला तो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटराइजेशन करना है, रीसर्वे करना है, अपडेशन करना है, इंटीग्रेट करना है लैंड रिकॉर्ड के लैंड रिकॉर्ड को। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया। उसके अलावा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन है, भू आधार है, ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है ह्यूमन ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस लाई लैंड एक्विजिशन के लिए, रिप्लेस किया इसने आर्काइक जो लैंड एक्विजिशन का लॉ था 1894 का, उसको रिप्लेस किया 2013 में। कंपनसेशन दिया जाने लगा, सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट होना चाहिए, कंसेंट क्लॉज है। अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट बन रहा है तो 80% जो लैंड ओनर है उनकी कंसेंट होनी चाहिए, 80% फैमिली जो अफेक्टेड है उसकी कंसेंट होनी चाहिए। और अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है प्रोजेक्ट में तो वहाँ 70% जो लोग हैं उनकी कंसेंट होनी चाहिए। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट की बात की गई। उसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात की गई। उसके अलावा बात की गई कि इम्पैक्ट जो होगा उस इम्पैक्ट क्या क्या होना है, लैंड एक्विजिशन जो है उससे इम्पैक्ट जो है उसको प्रॉपर असेस किया जाए, और लैंड एक्विजिशन जो है वो जस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पर ये प्रोसेस जो थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है, जो डिले कर रही थी। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है वहाँ हमें कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगर ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट प्रोजेक्ट तो यहाँ 80% जो लोग हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं उनकी कंसेंट होनी जरूरी है। अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है तो यहाँ 70% लोगों की कंसेंट जरूरी है। यहाँ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, और जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा।
उसके अलावा स्वामित्व स्कीम आई गवर्नमेंट की, यहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, लैंड प्रॉपर्टी ऑनरशिप का राइट है, उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। यहाँ मॉनिटराइज, इससे क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर लोगों के पास पता चल गया कि इसकी ये लैंड है तो उसे इफेक्टिव क्रेडिट ले सकता है, फॉर्मलाइजेशन होगा, क्रेडिट का फॉर्मलाइजेशन होगा, तो एसेट्स का मोनेटाइजेशन होगा, ये डिस्प्यूट को रिड्यूस करेगा और जो लिटिगेशन कोर्ट में बढ़ रहे थे वो कम होंगे। ये प्लानिंग को इंप्रूव करेगा, ग्राम पंचायत को जो प्लानिंग बनाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट लाती है उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सकेगा। 1 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो प्रिपेयर किए गए 2 लाख विलेज से 2 लाख से ज़्यादा विलेज में। नीति आयोग का मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट आया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोटेक्ट करना है राइट ऑफ द लैंड ओनर और सिक्योरिटी देना है, जो टेनेंट के जो टेनेंट्स है उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना है। इसने लीगलाइज किया लैंड लीजिंग को, लीगलाइज किया, इसने सिक्योरिटी दी टेनेंट को, इसने क्रेडिट की फैसिलिटी को इंश्योर किया, फ्लेक्सिबिलिटी इसने प्रमोट की। करंट स्टेटस की बात करेंगे तो अडॉप्शन जो है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट का स्टेट के द्वारा वो स्लो है। लैंड जो है वो वन ऑफ द सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है कि कंक्लूसिव टाइटलिंग होनी चाहिए। अभी जो प्रिजम्पटिव टाइटल है उससे कंक्लूसिव होना चाहिए, कंक्लूसिव टाइटल होना चाहिए। लैंड लीजिंग जो मॉडल है उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। अर्बनाइजेशन का इशू है, लैंड अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है उससे लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटेड स्पेशल प्लानिंग होनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, फेयर लैंड एक्विजिशन होना चाहिए, लैंड कंपोजिशन होना चाहिए, जस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अलावा मॉडर्न लैंड मार्केट, एक लैंड मार्केट और लैंड बैंक क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, जो ऐसे रेस्ट्रिक्टिव लॉ है जो लैंड सेल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसे रिमूव करना चाहिए, लैंड बैंक्स डेवलप होनी चाहिए। उसके अलावा कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद है नीड है क्लाइमेट स्मार्ट लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो है वो इंपैक्ट कर रहा है लैंड प्रोडक्टिविटी को, इंक्रीज कर रहा है वल्नरेबिलिटीज को फार्मर्स की, स्पेशली ड्रॉट प्रोन और फ्लड अफेक्टेड एरिया में। क्लाइमेट स्मार्ट लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, एनहांस करना चाहिए रेजिलियंस को, प्रमोट करना चाहिए सस्टेनेबल लैंड यूज को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में फोकस करना चाहिए। इंटीग्रेट करना चाहिए क्लाइमेट एडाप्टेशन स्ट्रेटेजी इनटू लैंड पॉलिसी, जो हेल्प करेगा मिटिगेट करने में रिस्क को, प्रमोट करेगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट।